Hello viewers, myself Satyavrat Upadhyay and I am going to start new topic from the astrology. This video will be for both English and Hindi viewers so that both viewers will be understanding easily. So I am going to discuss how karma works and how prediction will be this after looking your horoscope. Today topic is advanced predictive astrology based on Nadi Jyotish and how your past life karma is associated with your present life. And as you know that Jyotish is a science, बल्कि ज्योतिष इज अल्ट्रासाउंड बियॉन्ड द साइंस. जहाँ पर साइंस ख़त्म होता है वहाँ पे ज्योतिष शुरू होता है. ये सुनने में बड़ा अटपटा लगेगा लेकिन बात सही है. यही है कि ज्योतिष पराविज्ञान है. अब टॉपिक शुरू करने से पहले थोड़ा सा अपना एक अनुभव साझा करता हूँ कि ज्योतिष के दो पार्ट होते हैं. एक गणित ज्योतिष, दूसरा फलित ज्योतिष. तो ये तो बात समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं गणित है इसमें. तो जहाँ पे मैथमेटिक्स आ जाए, गणित आ जाए, वो साइंस हो जाता है. अब मेरा जो अपना नॉलेज, जो जितना भी मैंने अभी तक ज्योतिष की यात्रा हुई है, जितना भी मैं सीख पाया हूँ, मुझे लगता है कि ज्योतिष एक कोई सब्जेक्ट नहीं है. ज्योतिष कई विषयों को मिला करके बना हुआ है. यह ज्योतिष आपको अच्छा अगर एस्ट्रोलॉजर बनना है या अच्छा एक स्टूडेंट बनना है तो आपको मैथ्स आनी चाहिए. ठीक है. साथ साथ में आपको मॉडर्न साइंस भी आनी चाहिए, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री भी आनी चाहिए. अब आप सोच रहे हो अगर ये क्या उटपटांग बातें हैं, लेकिन आपको बताएंगे हम आगे. ठीक है. बायोलॉजी ये भी आनी चाहिए. और एस्ट्रोनॉमी, ओके. फिर धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र अगर आप नहीं जानते हैं तो ज्योतिषी नहीं बन सकते. फिर क्या हुआ आपका फूड हैबिट. फूड हैबिट मतलब आपको सात्विक होना पड़ेगा, सात्विक आहार लेना पड़ेगा, तभी आप ज्योतिषी तभी आप कनेक्ट कर पाओगे. आप आकाश में जो शक्तियाँ होती हैं उनसे आप तभी कनेक्शन कर पाओगे, तभी आपका भविष्यवाणी सत्य होगा. ठीक है. इसके इक्वल जो होता है, इक्वल टू एस्ट्रोलॉजी, इसको हम बोलते हैं ज्योतिष शास्त्र. ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि आप ये सब नहीं जानोगे तो आप ज्योतिष से परिचित नहीं हो पाओ. बिल्कुल परिचित हो सकते हो. उसके लिए आपको मैथ्स आना चाहिए. लेकिन आप फिजिक्स जानते हो, केमिस्ट्री जानते हो, बायोलॉजी जानते हो, एस्ट्रोनॉमी जानते हो. आपको पता होना चाहिए ना कि 12 राशियां और 27 नक्षत्र कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, उनका बेल्ट क्या है. वो 3D फॉर्म में है, मतलब वो 360 डिग्री उसका एक सर्कल है. ठीक है. आपको ये चीज़ कैसे पता चलेगा जब आपको एस्ट्रोनॉमी पता नहीं है. ठीक है. और धर्मशास्त्र भी पता होना चाहिए. ठीक है. फूड हैबिट्स, ये सबको मिला करके एस्ट्रोलॉजी बना है. ये चीज़ मैं सिद्ध करूँगा अभी. सो बेसिकली हम ये देखेंगे कि चार्ट कैसे वर्क करता है. कुंडली जब हम बनाते हैं तो ये सारे जो प्रिंसिपल चार्ट पे कैसे अप्लाई करते हैं. पास्ट लाइफ कर्म इस जन्म को कैसे प्रभावित करता है, और इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का हेल्प लेंगे. ठीक है. तो एक चीज़ जानते हैं कि नाड़ी ज्योतिष में ट्राइन का कॉन्सेप्ट होता है, यानी ट्राइन का बहुत बड़ा महत्व होता है. ट्राइन बोलते हैं त्रिकोण, मतलब कि त्रिकोण पराशर ज्योतिष में जैसे त्रिकोण बोलते हैं, लेकिन उसी का इस्तेमाल नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में होता है, बखूबी से होता है. अब मान के चलिए कि ये हमारे पास चार्ट है, कुंडली है. अब इसको हम सपोज़ एक नाम दे देते हैं कि ये मेष लग्न की कुंडली है, काल पुरुष कुंडली. यानी कि सपोज़
यहाँ पे लग्न में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 राशियाँ 12 हाउस। ठीक है, 12 राशि और 12 भाव कंप्लीट हो गया। अब ये मेष लग्न की कुंडली है। तो नाड़ी ज्योतिष में ट्राइन का यूज होता है, त्रिकोण का। त्रिकोण क्या होता है? नाम से ही 3 कोण, त्रिकोण। ठीक है, तो ये पहले हाउस को हम जो है बोलते हैं, और 5th हाउस और 9th हाउस को त्रिकोण बोलते हैं। देखिएगा, यहाँ फर्स्ट है, यहाँ 5th है, यहाँ पे 9th है, दोनों तीनों को जोड़िए, ट्रायंगल बन गया ना। इसीलिए उसको हम त्रिकोण बोलते हैं। 3 कोण, देखिए यहाँ पे कोण बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। तो ये जो त्रिकोण है इसका बहुत महत्व है। ठीक है, कैसे? ये जो 9th हाउस है, पहले हम 9th हाउस को स्टडी करते हैं। 9th हाउस को पास्ट बोलते हैं। ठीक है, क्यों पास्ट बोलते हैं बताते हैं अभी। 9th हाउस फादर होता है, हम जानते हैं। ठीक है, पिता, पिता को हम 9th हाउस से देखते हैं। पिता के बारे में कोई प्रेडिक्शन अगर करनी होती है, भविष्यवाणी, 9th हाउस से देखते हैं। तो पिता हमारे पास्ट हुए ना भाई, मेरे जन्म से पहले पिता का जन्म हुआ। किसी के भी पिता का जन्म उससे पहले होता है। भले ही पिता आपके सामने हो जिंदा मौजूद, लेकिन उनका जो जन्म है आपसे पहले हो चुका है, इसलिए वो पास्ट हुए आपके लिए। आप पिता के पिता, या जिसको एंसेस्टर बोल सकते हैं, ठीक है, पूर्वज, पिता के पिता या उनके पिता, ये सारे पूर्वज आपके हो गए। ये भी तो सारे पास्ट हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। धर्म, धर्म क्या है? जब ये सृष्टि की शुरुआत हुई तभी से धर्म आ गया। तो धर्म भी पास्ट हो गया, ये भी पास्ट हो गया। ओके, और भी कारकत्व हो सकते हैं। फैमिली डेटीज, फैमिली डेटी मतलब कि कुल देवता भी पास्ट हो गए। लेकिन फाइनली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो है ये होता है इसमें प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म, ये प्रारब्ध कर्म क्या होता है? ऐसा कर्म जो कि आपके पास्ट लाइफ चला रहा है, पूर्व जन्म का ये कर्म होता है, जिसको इस जन्म में भोगना अनिवार्य है। इसको हम भाग्य भी बोलते हैं, फॉर्च्यून। ऐसा कर्म जो कि पूर्व जन्म का है और इस जन्म में आपको प्रारब्ध के रूप में, भाग्य के रूप में भोगना अनिवार्य है। इसको बिना भोगे आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, ये मैंडेटरी है। यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, और ये भी पास्ट लाइफ से आ रहा है। अब ये समझ में आया ना कि पास्ट को हमने, ये जितने भी सारे कारकत्व हैं, फादर, एंसेस्टर, धर्मा, फैमिली डेटी, प्रारब्ध कर्मा, ये सारे के सारे आपके पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब एक बात बताइए कि अगर पास्ट है तो प्रेजेंट भी होगा और फ्यूचर भी होगा। तो फर्स्ट हाउस इज योर प्रेजेंट। पहला जो घर होता है वो प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट हाउस आपका लग्न होता है। फर्स्ट हाउस वो लगन कहते हैं, लगन या लग्न। ये प्रेजेंट होता है। आप स्वयं, आप खुद, आपका जब जन्म होता है तो आप खुद होते हो ना, तो आप प्रेजेंट वर्तमान में जन्म लेते हो। तो बेसिकली लग्न मीन्स यूनियन, लगन हो गया किसी का, लगन बोलते हैं ना, लग्न या लगन, लगन हो गया। मीन्स देयर इज ए मैरिज विच इज हैपनिंग, एंड मैरिज हैपनिंग बिटवीन व्हाट? मैरिज हैपनिंग बिटवीन सोल, बॉडी एंड माइंड।
देयर इज ए सोल विच इज इंटर्ड इन योर बॉडी एंड माइंड अटैच्ड बेस्ड ऑन योर संस्कार फ्रॉम योर पास्ट लाइफ. दिस इज लाइक hard disk drive. Basically there is a hard disk drive which is a moon and a chip is inserted. Okay, तो ये लगन किसका हो रहा है, विवाह किसका हो रहा है, आपका जन्म हो रहा है तो आपका यूनियन किससे हो रहा है. तो एक तो हो गया बॉडी प्लस सोल प्लस माइंड, इसको चित्त बोलते हैं. ये आपके माता के गर्भ में होता है बॉडी, साथ में सोल भी इसमें अटैच हो गया, साथ में माइंड भी इसमें अटैच हो गया. तो एक तरह से यूनियन बन रहा है ये सबका. यूनियन बन रहा, उसी को बोलते हैं लगन. आपका फर्स्ट हाउस जो होता है वो लगन होता है, लग्न होता है. और ये लगन यहाँ पे जैसे एक लिखा हुआ फर्स्ट हाउस में, तो इसका मतलब हो कि आपका लग्न राशि मेष है, एरीज है. ठीक है, अगर किसी कुंडली में एक लिखा हो तो वो लग्न आपका मेष हो गया, 2 लिखा हो तो वृषभ हो गया. ठीक है, 3 लिखा हो तो आपका जेमिनाई हो गया, मिथुन. 4 लिखा हो तो कैंसर, कर्क. तो लग्न कैसे डिसाइड होता है, लग्न राशि कैसे डिसाइड होता है, थोड़ा इसको भी शॉर्ट में हम डिस्कस कर देते हैं. ठीक है, थोड़ा सा आसानी हो जाएगी आपको समझने में. जैसे मान के चलिए कि ये अर्थ है, पृथ्वी, और सपोज आकाश में 360 डिग्री ये राशियां हैं. हम थोड़ा शॉर्ट में बना रहे हैं. मान के चलिए कि आपका यहाँ पे इस प्लेस पे ये प्रयागराज है. ठीक है, प्रयागराज, यहाँ पे किसी हॉस्पिटल में किसी बच्चे का जन्म होता है, और ये आपका ईस्ट है इधर, और इधर वेस्ट है. ठीक है, ये आपका नॉर्थ और साउथ हो गया. तो ईस्ट होराइजन में, मतलब इस पॉइंट यहाँ पी, यहाँ पे जो पॉइंट पी है, यहाँ से एक काल्पनिक रेखा खींचिए, टेंजेंशियल लाइन, और एकदम सीधा होना चाहिए वो बिल्कुल. और वो जहाँ पे ड्रॉप करेगी लाइन, जैसे सपोज यहाँ ड्रॉप कर रही है, तो यहाँ पे एरीज हो गया. यहाँ पे एक राशि है, यहाँ पे 1 नंबर की राशि है, एरीज हो गया. तो लग्न पे यहाँ पे हमने 1 लिख दिया. अगर सपोज यहाँ पे 2, यहाँ पे वृषभ राशि है, या मान के चलिए लियो है, तो 5 नंबर की राशि, क्रम से अगर देखा जाए लियो का तो 5वीं राशि होती है. अगर ये लियो राशि, उसका शेप दूरबीन से देखेंगे कि शेप उसका लियो है, सिंह राशि है, तो जब हम चार्ट बनाते हैं तो उसका लोकेशन यहाँ पे डाल देंगे इस पहले हाउस में. क्या लिखेंगे यहाँ पे, 5. तो लगन राशि यहाँ से डिसाइड होती है. तो बोलते हैं कि ये अमुक जातक इस लग्न का है, सिंह लग्न का है, या सिंह एसेंडेंट का है. तो ये आपका रहा, आपका क्या, एस्ट्रोनॉमी. अब एस्ट्रोनॉमी आप नहीं जानते हो तो फिर आपका ज्योतिष पढ़ना बेकार है. ठीक है, मैं बताया ना कि ज्योतिष किन किन शब्दों से मिलके बना है, किन किन विषयों से मिलके बना है. इसको वाइप आउट कर देते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट हाउस, दैट इज लग्ना. ये कॉन्सेप्ट लग्न के बारे में था, जो कि इसे प्रेजेंट कहते हैं. नाउ व्हाट अबाउट द फ्यूचर. हमने 9th हाउस को पास्ट कहा था, फर्स्ट हाउस को प्रेजेंट कहा. अब त्रिकोण में कौन सा राशि या हाउस बचा है, दैट इज 5th हाउस. 5th हाउस को फ्यूचर कहते हैं. क्यों? क्योंकि 5th हाउस इज योर चिल्ड्रेन. आपका 5वां घर आपका संतान होता है, ये वाला हाउस. संतान. ओके, क्योंकि आपका पहले विवाह होगा, उसके बाद ही संतान होगा. सो 5th हाउस बिलोंग टू योर फ्यूचर. ओके, तो ये जो हुआ आपका 5th हाउस, फ्यूचर, ये पास्ट, और लग्न को हमने प्रेजेंट कहा.
ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्राइन हाउस, मतलब कि 9th हाउस आपका पास्ट, 1st हाउस आपका प्रेजेंट, और ये आपका फ्यूचर 5th हाउस। और यही त्रिकोण नाड़ी ज्योतिष में आपके रहस्य खोलता है। मतलब किसी जातक के बारे में उसका वर्तमान, भूत और भविष्य के बारे में जाना जा सकता है। तो ये बहुत डीप कॉन्सेप्ट है। देन वी विल हैव टू कम टू अनदर कॉन्सेप्ट। व्हाट इज योर 4th हाउस? 4th हाउस क्या है? पराशर में हम जो 4th हाउस पढ़ते हैं कि ये आपका 4th हाउस है। अगर ये कालपुरुष की कुंडली है सपोज, मतलब कालपुरुष मतलब कि आपका मेष लग्न की कुंडली है, ठीक है। तो 4th हाउस जहाँ पे 4 लिखा हुआ है, ये 4th हाउस हुआ। 4th हाउस आपका मदर को रिप्रेजेंट करता है, माता, व्हीकल, गाड़ी, भूमि, प्रॉपर्टी, गड़ा हुआ धन। लेकिन ये तो एक शब्द है, शब्द का माया जाल है। अब इसको अब एक शब्द में कहा जाए, एक वाक्यांश दिया जाए कि भैया एक शब्द इसका क्या है चौथे घर का, तो उसको सुख भाव बोलते हैं। सुख, हैप्पीनेस। कैसे सुख मिलेगा? माता आपके पास अगर है, माँ, इमोशनली आपका अटैचमेंट माँ से रहेगा, देखिए आप सुखी रहोगे। गाड़ी आपके पास है तो सुखी महसूस करोगे, ज़मीन जायदाद आपके पास है तो सुखी महसूस करोगे। प्रॉपर्टी। लेकिन ये बहुत ओछी बातें हैं, बहुत सतही बातें हैं। ये इसको सुनने के बाद मज़ा नहीं आता है। बट यहाँ अगर नाड़ी ज्योतिष का कॉन्सेप्ट यूज़ करें या नाड़ी ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखें तो व्हाट इज अ 4th हाउस? 4th हाउस इज वोम ऑफ योर मदर, वेयर you have been most comfortable, the most secured place from where you are going to born, and this is a very emotional place for you। देखिए ये आपका चौथा घर जो है आपका वोम ऑफ योर मदर है, माँ का गर्भ है, जहाँ पर आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो। माँ के गर्भ में बच्चा सबसे ज़्यादा आराम से रहता है, वो सोता रहता है, कितना सुखी है। जो व्यक्ति हमको हमेशा सोने के लिए मिले, हमारा हर काम हो जाए और हमको दिन भर सोने के लिए मिले, तो हम भी बिल्कुल सुखी रहेंगे, कोई भी सुखी रहेगा। और मोस्ट सिक्योर्ड प्लेस, आउटर जो वर्ल्ड है उससे उसका कोई कनेक्शन नहीं है, कोई नाता नहीं है, बिल्कुल कटा हुआ है। सबसे सिक्योर्ड प्लेस हो गया, ठीक है। कब की बात है? ये बॉर्न होने से पहले। और दिस इज अ वेरी इमोशनल प्लेस। वाई? देखिए ये जो मॉडर्न साइंस है, बायोलॉजी है, अब देखिए यहाँ बायोलॉजी कॉन्सेप्ट आ गया। बायोलॉजी भी कहती है व्हाट इज द अम्बिलिकल कार्ड? द अम्बिलिकल कार्ड इज द कंसीडर्ड बोथ द फिजिकल एंड इमोशनल अटैचमेंट बिटवीन मदर एंड फीटस। देखिए अम्बिलिकल कॉर्ड का इस्तेमाल क्या होता है? जैसे ये देखिए डायग्राम, ये बच्चा है गर्भ में, ठीक है। अब ये जो है आपका अम्बिलिकल कार्ड है और ये माँ का गर्भ है, इससे जुड़ा हुआ है। तो माँ के गर्भ से जुड़ने का क्या तात्पर्य? ये फिजिकल बॉन्डिंग नहीं है सिर्फ, ये इमोशनल बॉन्डिंग भी है। फिजिकल बॉन्डिंग, फिजिकल अटैचमेंट का तात्पर्य ये है कि माँ के जितने भी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑक्सीजन है, ब्लड है, वो सारे के सारे इस नेवल स्ट्रिंग के थ्रू कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है? इस बच्चे जो अनबॉर्न बच्चा है इसमें ये ट्रांसफ़र हो रहा है। सारे न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, ब्लड, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें इस बच्चे का खुराक है। और खुराक का माध्यम क्या है? नेवल स्ट्रिंग, ठीक है। इसको अम्बिलिकल कॉर्ड भी बोलते हैं। लेकिन बायोलॉजी ये कहती है कि सिर्फ फिजिकल अटैचमेंट नहीं है, इससे इमोशनल अटैचमेंट ही है। सोचिए, ये साइंस, आजकल का मॉडर्न साइंस कर कि इमोशनल, जबकि साइंस इमोशन की बात नहीं करता है,
लेकिन कह रहा है कि इमोशनल अटैचमेंट है दोनों के बीच में। अब हमारे धर्मशास्त्र क्या कहते हैं, देखिए यहाँ बायोलॉजी मैंने आपको इस कहीं ना कहीं इसमें डाल दिया। अब बायोलॉजी का पार्ट है ये, फोर्थ हाउस को समझना है तो आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी समझनी पड़ेगी, तब जाके फोर्थ हाउस समझोगे। धर्मशास्त्र क्या कहता है कि माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है 9 महीना तक, तो जैसा विचार करती है, जैसा सोचती है, जिस प्रकार की उसकी भावनाएं होती हैं, क्रोध, गुस्सा, ईर्ष्या, घमंड, या जैसे उसके फूड होते हैं, जिस प्रकार के उसके फूड होते हैं, और फूड सिर्फ भोजन खाने वाला फूड नहीं, उसके इमोशनल फूड, यानी कि उसके जो कान हैं, अगर कान उसके गंदे स्वर सुनते हैं तो बच्चे पर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। आँखें उसकी जो अच्छी चीज़ें नहीं देख पा रही हैं, अच्छी फ़ोटो अगर माँ को दिखाया जाए, अच्छे संस्कार वाले बड़े जो वीर बहादुर हमारे जो हीरोज़ हैं उनकी फ़ोटो दिखाया जाए, तो उनके इमोशंस वैसे ही बनेंगे माँ के, और वैसे ही बायोकेमिकल रिएक्शन होगा, और वैसा ही अम्बिलिकल कॉर्ड से उसके इमोशनल एनर्जी प्रवाहित होगी बच्चे के अंदर। ठीक है, तो ये देखिए इस फोर्थ हाउस का जो ये डायग्राम है, ये एक पूरा एक बायो का कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, एंड व्हाट इज फोर्थ हाउस? You have been nourished by mother through umbilical cord, which is connected to your navel, like where from Vishnu navel Brahma came out through the lotus. That means your creation start through navel. देखिए यहाँ पे आपका कहीं ना कहीं बच्चे का क्रिएशन हो रहा है ना। बच्चे का क्रिएशन कैसे हो रहा है? इस नेवल स्ट्रिंग से। ये जो गर्भनाल है, इसी से आपका क्रिएशन हो रहा है। ठीक है, और इसकी तुलना कैसे की जा रही है कि फ्रॉम विष्णु नेवल ब्रह्मा केम आउट थ्रू द लोटस। देखिए ब्रह्मा का जन्म कैसे हुआ, एक पिक्चर देखिए यहाँ पे। ये देखिए हमारे क्षीर सागर में भगवान विष्णु आराम कर रहे हैं। ये माता लक्ष्मी हैं, इनकी पैर के पास बैठ करके पैर दबा रही हैं। और ये देखिए यहाँ पे विष्णु भगवान का यहाँ पे नाभि है, नाभि से ये देखिए ये अम्बिलिकल कॉर्ड निकला हुआ है, यानी कि नेवल स्ट्रिंग, और उस नेवल स्ट्रिंग के एंडिंग पॉइंट पे एक कमल का फूल है, और उसी कमल के फूल से ये क्रिएट हो रहे हैं ब्रह्मा जी, या उस पर ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। अब कमल के ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, इसका भी एक अलग स्टोरी है, कभी बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन इस धार्मिक पुस्तक जो हमारी है, हमारे जो पुराण हैं, ये उसी का ये पिक्चर है, उसी का एक कोटेशन है, एक तरह से उसी का एक हमारा एक कहानी स्टोरी है। और वही स्टोरी कह रहा है कि ब्रह्मा जी क्रिएट हो रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं, वहाँ से निकले हैं इनके नाभि से। इसके नाभि से विष्णु भगवान के, जो कि क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। कितनी बढ़िया चीज़ें हैं, और वही चीज़ हम यहाँ पे बायोलॉजी में डिस्कस इसको किए, कितना दोनों में सिमिलरिटी है। तो एक इस पूरे फोर्थ हाउस को समझने के लिए कि फोर्थ हाउस किसका किसका कारकत्व है। जब कोई मोस्ट सिक्योर्ड प्लेस होगा, मोस्ट हैप्पीएस्ट प्लेस होगा, तभी तो वो सुख का भाव है। वहाँ पे नरिशमेंट हो रहा है, वहाँ पे देखभाल हो रही है किसी की। फोर्थ हाउस आपका देखभाल का हाउस होता है। फोर्थ हाउस के थ्रू कुछ क्रिएट हो रहा है, समथिंग इज क्रिएटिंग। अब फोर्थ हाउस अफ्लिक्टेड है किसी का, तो जाहिर सी बात है, मतलब अफ्लिक्टेड मतलब कि वहाँ पे कोई बैड प्लेनेट बैठ जाए, जैसे सैटर्न बैठ जाए, मार्स बैठ जाए। मार्स वहाँ पे डेबिलिटेड हो जाता है, नीच का हो जाता है फोर्थ हाउस में, तो आपका दिमाग हमेशा ख़राब रहेगा, एंजाइटी, डिप्रेशन, आप लड़ोगे, हमेशा झगड़ोगे, हैं। आपकी मदर की प्रॉब्लम रहेगी, उसका माँ की या स्वास्थ्य सही नहीं रहेगी, उसकी मेंटल हेल्थ सही नहीं रहेगी। हो सकता है, क्योंकि यहाँ ये आपके वूम्ब ऑफ योर मदर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हो सकता है कि फोर्थ हाउस अफ्लिक्टेड है, तो आपके माँ के गर्भ में प्रॉब्लम होगी। अगर वहाँ पे शनि है, सैटर्न बैठा हुआ है, अगर साथ में मार्स बैठ गया, तो माँ के गर्भ में कैंसर हो जाएगा। दिस इज द प्रेडिक्शन। तो इस तरीके से हम नाड़ी एस्ट्रोलॉजी से ग्रहों को और उसके प्लेसमेंट को देखते हैं और समझते हैं। तो हमने क्या कहा
फोर्थ हाउस इज वूम्ब ऑफ योर मदर एंड फोर्थ हाउस इज ऑल्सो योर टोम्ब। देखिए फोर्थ हाउस सिर्फ आपका माँ का गर्भ नहीं है, सुख भाव नहीं है, ठीक है, आपका वो टोम्ब भी है। मतलब कि जैसे व्यक्ति का देहांत होता है तो उसको हिंदुइज्म में या तो जलाया जाता है तो दफनाया जाता है। दफनाने का मतलब कि छोटे बच्चों को दफनाया ही जाता है, ठीक है। तो एक तरह से वो टोम्ब हुआ फोर्थ हाउस। क्यों? दिस इज द फाइनल रेस्टिंग प्लेस। ये टोम्ब के बारे में मैं बता रहा हूँ। ये जब व्यक्ति मरता है तो उसका सबसे फाइनल अंतिम इच्छा, अंतिम जो उसका जो दफनाया था शरीर, वो एक तरह से उसका वो रेस्टिंग प्लेस है, ठीक है। दैट इज फोर्थ हाउस। यू से हैप्पीनेस बिफोर योर बर्थ, वोम्ब इज योर हाउस, एंड आफ्टर योर डेथ द टोम्ब इज योर हाउस। एंड दीज आर ओनली टू प्लेसेस वेयर you are most secure and most happiest, and whatever comes between these two, that is called life। देखिए आपका जन्म होने से पहले माँ के गर्भ में रहते हो, मोस्ट सिक्योर्ड हैप्पीएस्ट प्लेस, वहाँ भी बहुत सुखी हो, और मृत्यु के पश्चात जब समाधि में रहते हो वो भी फोर्थ हाउस है, वहाँ भी बहुत सुखी हो, प्रसन्न हो, कोई टेंशन दुनिया का नहीं है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच में जो समय, जो आपका गैप है, उसी को तो लाइफ बोलते हैं, जीवन। जन्म लेने से पहले मतलब आप जब भ्रूण में हो और जब आपका फाइनल राख बन जाते हो, इसी के बीच में जो जगह बचती है वही तो लाइफ है। अब इस चौथे घर को नाड़ी ज्योतिष से और हम खोलते हैं। चौथा घर सुख का है, परंतु नाड़ी ज्योतिष में इसको आगामी कर्म कहते हैं या आगमी कर्म। व्हाट इज आगामी कर्म? मतलब कि आई वॉन्ट टू डू समथिंग, आई वॉन्ट टू डू समथिंग टुमारो, लाइक आई वॉन्ट टू गो टू पे माई इनकम टैक्स, ठीक है। दरअसल यह मेरा एक थॉट्स है, एक प्लान है। मतलब कि आगामी कर्म आपका थॉट प्रोसेस है, क्योंकि नाड़ी ज्योतिष के हिसाब से आपके सारे थॉट्स प्रोसेस इस फोर्थ हाउस में स्टोर होते हैं। फिर सुनिए, आप फर्स्ट हाउस आपका क्या है? ये लग्न है। आप जो भी सोचते हैं अपने मन में, क्योंकि मन का कारक फोर्थ हाउस होता है, तो सोचेंगे कहाँ? फोर्थ हाउस में सोचेंगे ना। जो भी थॉट प्रोसेस होगा, जो भी आप विचार कर रहे हो, गलत सही, आपके मन में पाप है पुण्य है, जो भी विचार आते हैं, किसी का मर्डर करने का विचार आ रहा है, वो कौन से हाउस में स्टोर हो रहा है? इस चौथे हाउस में। तो सोचिए कि चौथा हाउस आपका क्या हो गया? एक स्टोरेज प्लेस हो गया। मतलब यहाँ एक करेंसी रिजर्व हो रही है। किसकी रिजर्व हो रही है करेंसी? एक कर्म की। कौन सा कर्म? आगामी कर्म। उसका नेचर क्या होता है? आप जो भी सोच रहे हो, देखिए एक बात बता रहे हैं आपको, आप ये सोचते हैं कि किसी के बारे में हम गलत भावना रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, या पाप का भाव सोचते हैं उसका ऐसा हो जाए, और आप मान चलिए किसी के बारे में ये भी प्लान कर रहे हैं कि उसको मार देंगे, ख़त्म कर देंगे, या उसका कुछ ना कुछ बिगाड़ देंगे, लेकिन मार नहीं पाते हो, बिगाड़ नहीं पाते हो, तो आप ये भ्रम में रहते हो कि यार हमसे पाप नहीं हुआ। एकदम गलत, आपसे पाप हो चुका। आप किसी के बारे में गलत सोच लिए, गलत भावना रख लिए, तो वो फोर्थ हाउस में स्टोर हो गया, वो कर्म जनरेट हो गया। वो अलग बात है कि उसको मिटाना है कि नहीं मिटाना है या कैसे मिटेगा, लेकिन कर्म जनरेट हो गया फोर्थ हाउस में। तो एक तरह से करेंसी रिजर्व हो रही है वहाँ पे ना, आपकी जो आगामी कर्म का करेंसी है वहाँ पे स्टोर हो रही है, रिजर्व रही है। इसलिए इसको थॉट ऑफ रिजर्वायर बोलते हैं। रिजर्वायर क्या होता है? एक हाइडल पावर प्लांट को चलाने के लिए पानी को हम एक किसी डैम से रोकते हैं, और जब डैम से रोक देते हैं तो उसको रिजर्वायर बोलते हैं, वाटर रिजर्वायर, ठीक है। और फोर्थ हाउस हमारा वाटर को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि फोर्थ हाउस वाटरी साइन है। जो वहाँ पे कर्क राशि है, कैंसर राशि, वो वाटरी साइन होता है, जलीय राशि होता है। और हम जानते हैं कि वाटर की क्या प्रॉपर्टी होती है, उसका क्या कारकत्व होता है, उसका क्या गुणधर्म होता है। वाटर, देखिए वाटर की सबसे अच्छी बात क्या होती है कि उसकी डिजॉल्विंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, किसी चीज़ को घोल लेता है,
समुद्र में या नदी में किसी को फेंक दीजिए मार करके, वो आदमी घुल जाएगा, उसकी हड्डियां वड्डियां सब गल जाएंगी। कार्बन डाइऑक्साइड को भी वाटर डिजॉल्व कर लेता है। ठीक है, समुद्र जो है सबसे बड़ा हीट सिंक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है, वो बिल्कुल एब्जॉर्ब कर लेता है। तो सोचिए क्या क्या चीज़ों को वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, सोख रहा है। तो मतलब कि वाटर की प्रॉपर्टी जो होती है वही उस राशि की भी प्रॉपर्टी होती है। कौन सी राशि? कर्क राशि। कर्क राशि क्या है? वाटरी साइन है। इसीलिए ये वाटर की प्रॉपर्टी वहाँ पे हमने ट्रांसफ़र कर दिया, शिफ्ट कर दिया। हमने नहीं किया, हमारे ऋषियों ने कर दिया शोध करके। एक और उदाहरण, अब ये देखिए मैंने कार्बन डाइऑक्साइड ये सब चीज़ बता दी आपको, वाटर की डिजॉल्विंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। ये केमिस्ट्री का एक कॉन्सेप्ट है, मुझे केमिस्ट्री आती है इसलिए मैंने इसको समझा। ठीक है, अब धर्मशास्त्र की बात आते हैं। धर्मशास्त्र क्यों पता होना चाहिए आपको? ऋषि मुनि अपने हाथ में पानी लेकर उससे मतलब मंत्र से अभिमंत्रित करके प्रायः किसी को श्राप देते थे। जैसे पानी को अपने हाथ में लेकर के मंत्र पढ़ करके मंत्र से शक्ति निकलती है और शक्ति प्रवाहित होती है उस पानी में, और पानी का इस्तेमाल करके किसी को जन्म करवा देते थे, किसी का मृत्यु कर देते थे, श्राप दे देते थे। वो बात सत्य निकलती थी। इसके कई सारे प्रमाण हैं, आज भी प्रमाण है इसके, बाद में कहीं मैं बताऊंगा आपको। तो फोर्थ हाउस एक आगामी कर्म है, स्टोरेज है आपके, वह कर्म जो आप सोच लेते हैं दिमाग में, माइंड में। ठीक है, एक चीज और भी छूट गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये काल पुरुष की कुंडली है, जिसे कहते हैं कि फोर्थ हाउस इज योर स्टोरेज, फोर्थ हाउस इज योर रिजर्वायर। जहाँ पे आप जो भी सोचते हो वहाँ पे कर्म स्टोर होता है, आगामी कर्म वहाँ पे स्टोर होता है। तो आप फर्स्ट हाउस में बैठे हो, मतलब आपका फर्स्ट हाउस है, और फोर्थ हाउस में आपकी जो मन है वहाँ पे फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है। मतलब आप जो विचार कर रहे हैं, मन में जो विचार ले रहे हैं, थॉट प्रोसेस हो रही है, वो आपके फोर्थ हाउस में उसका स्टोरेज हो रहा है। तो हर घर जो है फोर्थ हाउस है। इसको ऐसे समझिए भावात भावम से कि यदि सेकेंड हाउस आपका कुटुंब है, फैमिली, सेकेंड हाउस फैमिली होता है आपका कुटुंब, ठीक है, तो आपकी सोच कुटुंब के प्रति या फैमिली मेंबर के प्रति अगर अच्छी नहीं है, आप फैमिली के प्रति ईर्ष्या भाव रखते हैं, बैर भाव रखते हैं, क्रोध करते हैं, नेगेटिव विचार है फैमिली के प्रति, परिवार में जितने भी मेंबर्स हैं, तो इसका इम्पेक्ट यहाँ पे पड़ेगा पांचवें घर में। क्योंकि यहाँ से जब काउंट करेंगे 1 2 3 4, यानी कि फोर्थ फ्रॉम सेकेंड। ठीक है, जैसे पहले हाउस का प्रभाव चौथे घर में पड़ रहा है, तो सेकेंड हाउस, ये भावात भावम प्रिंसिपल है, सेकेंड हाउस का प्रभाव फिफ्थ हाउस में है। तो फिफ्थ हाउस में क्या मैनिफेस्ट हो रहा है? फिफ्थ हाउस बिलोंग टू योर चाइल्ड। पांचवा घर आपका संतान होता है। ठीक है, तो जब आप परिवार के प्रति आपकी सोच अच्छी नहीं है तो इसका प्रभाव पांचवें घर पे पड़ेगा, आपके संतान पे भी उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। किस रूप में होगा वो अलग बात है। फॉर एग्जाम्पल, धृतराष्ट्र पांडवों के प्रति अच्छा भाव नहीं रखते थे, हमेशा वो पार्शलिटी करते थे, हमेशा वो दुर्योधन को राजा बनाना चाहते थे, युवराज बना भी दिए थे, और वो इतना पुत्र मोह में पागल हो गए थे कि उनको भी तनिक भी नैतिकता का ज्ञान नहीं रहा। वो आँख के अंधे नहीं थे, वो अकल के भी अंधे थे। वो चाहते ही नहीं थे कि युधिष्ठिर सम्राट बने। तो देखिए, गलत विचार, गलत भावना, लाक्षागृह में उनको मरवा देने की योजना,
दुर्योधन, शकुनी, सबका ये सब साजिश था, लेकिन कहीं ना कहीं सहमति उनकी भी थी। जुआ में हरा देना उनके सामने सब हो रहा है, द्रौपदी का चीरहरण उनके सामने सब हो रहा है। ये एक राजा के सामने हो रहा था। जो राजा न्याय का प्रतीक होता है, जो राजा न्याय करता है, उसके सामने सारी चीज़ें हो रही हैं। इसका ये तात्पर्य, यही नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के प्रिंसिपल को हम अप्लाई कर रहे हैं इस चार्ट पे। इफ़ योर सेकेंड हाउस इज अफ्लेक्टेड बाई वाट, आपकी सोच से, आपकी गंदी सोच से अगर सेकेंड हाउस, आप ये सोच रहे हो कि हम किसी के प्रति गलत सोच रहे हैं तो हम बच जाएंगे, आपकी क्षमता नहीं है कि आप बच जाओगे। मैं सिद्ध कर रहा हूँ इस चीज़ को। सेकेंड हाउस जहाँ आपका एक्टिवेट हुआ, फिफ्थ हाउस ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो गया। ये सब इंटरलॉकिंग है, ठीक है। तो फिफ्थ हाउस आप देख लो, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र, मतलब जो पूरा राज्य पांडवों का था वो 5 गांव मांगने पर नहीं दे रहा था। दुर्योधन कहा कि हम सुई के नोक के बराबर ज़मीन नहीं देंगे, और फाइनली हुआ क्या, उसको सब कुछ देना पड़ा और हारना भी पड़ा, और सारे लोग मारे गए। दुर्योधन भी अंत में मारा गया। अब सोचो कि आपका वजूद खत्म हो गया, आपके वजूद अस्तित्व ही मिट गया। आपकी एक गलत सोच से, एक गलत भावना से, परिवार के प्रति गलत सोच से आपका क्या हो गया नुकसान। फिफ्थ हाउस ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट करेगा। मान के चलो कि आपका फोर्थ हाउस, आप अपनी माँ के प्रति गलत सोच रखते हो, तो फोर्थ हाउस से चौथा घर क्या होगा, 7th हाउस। 7वां घर आपकी भार्या होती है, पत्नी। पत्नी पे उसका प्रभाव पड़ेगा। आप अपनी माँ को डिस्टर्ब करिए, देखिए आपकी पत्नी आपसे बदला लेगी। किसी न किसी रूप से पत्नी आपसे बदला लेगी, इसी जन्म में भोगोगे आप। इसी दृष्टिकोण से ये सारे जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो बहुत अभी छोटा सा एक प्रदर्शन है, नमूना है। ये सब बहुत डीप में है। मतलब अभी तक का मैं जितना भी पढ़ाई किया हूँ, जो भी चीज़ सीखा हूँ, बहुत पढ़ाई करने का मौका मिला, लेकिन एस्ट्रोलॉजी सबसे ज़्यादा डीप है, सबसे डीप साइंस है। इसके लिए आपको बहुत पवित्र रहना पड़ेगा, बहुत आपके खान पान और दृष्टिकोण अच्छी रखनी पड़ती है, तब जाके आप सीखते हो। तो सोचिए कि आपका फर्स्ट और फोर्थ जो प्रिंसिपल है, पहले घर का जो आप सोच रहे हैं, चौथे घर में वो उसका इम्पैक्ट दिख रहा है। सेकेंड हाउस में जो परिवार के प्रति जो सोच रखते हैं, उसका इम्पैक्ट 5वें घर में मैनिफेस्ट हो रहा है। तो आप कैसे आप उस कर्म को टाल सकते हो। आप पेंडिंग कर्मा, जो पूर्व जन्म के कर्मों को जब आप काट नहीं सकते हो, तो इस जन्म की गलत सोच को नहीं, पहले तो इस जन्म की गलत सोच को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। और ये सारे पाप करने के बाद फिर आते हो, कहते हो कि हमको उपाय बता दीजिए, हमको मुक्ति मिल जाए, हमको इस समस्या का समाधान। आप धूर्त हो, आप पाखंडी हो। ये सब जो लोग कहते हैं ना कि हम पाप करके बच जाएंगे, तो वो भ्रम में है। अब आते हैं, एक है 1-7 कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक 1-7 कॉन्सेप्ट है, इसको हम समझते हैं। देखिए ऐसा है कि 1-7 कॉन्सेप्ट का मतलब ये हुआ कि जैसे ये पहला जो लिखा हुआ ये नंबर, ये आपका लग्न हुआ, एक नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे एरीज है, मतलब कि मेष लग्न है, तो इसको हम बोलते हैं लगन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एसेंडेंट। एसेंडेंट का मतलब क्या होता है कि समथिंग इज राइजिंग इन ईस्टर्न हॉरिजॉन, कुछ पूर्व दिशा में उदित हो रहा है। जब उदित हो रहा है तो अस्त भी होगा। कहाँ पे होगा अस्त? पश्चिम में होगा। तो 7वां का जो घर होता है, ये यहाँ पे अस्त होती है राशि वो, ठीक है। फर्स्ट हाउस एसेंडेंट, देन 7th हाउस योर डिसेंडेंट। फर्स्ट हाउस आपका एक कुछ वहाँ पे होता ना कि आपका जन्म हो गया, तो आपको कंप्लीट तभी माना जाएगा जब आपका विवाह हो जाएगा। 7th हाउस आपका मैरिज है। जब आप एक साथ यूनियन बनाते हो तो आपको बर्थ कंप्लीट माना जाता है। यहाँ पे 7th हाउस को क्या बोलते हैं? अर्धांगिनी, योर स्पाउस। 7th हाउस में आने के बाद ही आपको काम का ज्ञान होता है,
आपको काम की अनुभूति होती है या उस पर आप फतह हासिल करते हो। तो फर्स्ट हाउस इज योर एसेंडेंट एंड सेवेंथ हाउस इज डिसेंडेंट, मतलब कोई भी चीज़ डिसेंडिंग यहाँ पे हो रहा है, सेटिंग मतलब कुछ यहाँ पे एक कंप्लीट हो रहा है। तो ये बेसिकली क्या है कि फर्स्ट सेवन कॉन्सेप्ट मतलब कि फर्स्ट हाउस अगर आप हो तो आपका सेवेंथ हाउस एक तरह से आपका मिरर इमेज हो गया। इफ फर्स्ट हाउस इज योर प्रॉब्लम्स देन सेवेंथ हाउस विल बी सॉल्यूशन। इफ फर्स्ट हाउस इज योर की देन सेवेंथ हाउस इज योर लॉक एंड वाइस वर्सा। फर्स्ट हाउस इज योर लॉक then seventh house is your key. If first house is your first house you, then seventh house is your mirror image. अगर कोई प्रॉब्लम फर्स्ट हाउस में तो उसको सेवेंथ हाउस से भी हम देखते हैं। कहीं पत्नी के चलते प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं आपके पार्टनरशिप के चलते आपको प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। अब इसी आपका 1-7 कॉन्सेप्ट को हम आगे यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए एक और टर्म्स है जिसे मैंने आगामी कर्म को फोर्थ हाउस से पढ़ा। अब व्हाट इज अ पेंडिंग कर्मा? पेंडिंग कर्मा क्या होता है? जिसको बोलते हैं संचित कर्म। देखिए पेंडिंग कर्म को समझने से पहले हमको प्रारब्ध कर्म समझना पड़ता है, ठीक है। ये जो है प्रारब्ध कर्म है। प्रारब्ध कर्म जिसको हम फॉर्च्यून बोलते हैं, भाग्य बोलते हैं, जिसका भोग होना अनिवार्य है, ये हमारा पास्ट से आता है, ठीक है। वह कर्म जिसको भोगना अनिवार्य है, ये पूर्व जन्म के कर्म होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी तो कर्म होते हैं जो कि हमने भोगा नहीं, वो बचे रह गए, और आपके मिलियंस ऑफ बर्थ है, आपके कहा जाता है ना कि 84 लाख योनियाँ आपकी हैं, आप कितने हजारों लाखों वर्ष से होके आ रहे हो और बहुत सारे कर्म है कि आप भोग नहीं पाते हो। तो एक तरह से उसका संचयन होता है, और संचयन होते होते इतना बड़ा अंबार ढेर लग जाता है, इसको बोलते हैं संचित कर्म। और संचित कर्म को भी भोगना है, इसको बोलते हैं पेंडिंग कर्मा, इंग्लिश में पेंडिंग कर्मा बोलते हैं। अब इस चार्ट से ये कैसे मालूम करेंगे कि भैया आपका पेंडिंग कर्म कितना है, कितना आपको भोगना है, सही भोगना है, गलत भोगना है, दुख भोगना है, सुख भोगना है, ये अलग विषय हो गया। इसके बारे में भी चर्चा बाद में कर लेंगे। देखिए फर्स्ट हाउस बिलोंग टू योर लग्न, यू सपोज यू आर हियर फर्स्ट हाउस, एंड व्हाट अबाउट टेंथ हाउस? टेंथ हाउस इज योर कर्मा, ओवरऑल कर्मा, एक्शन, पूरा एक्शन पे एक आपका टेंथ, मतलब आपकी लाइफ में जो भी ये काम, अभी सपोज भूख लग गया, हमको खाना खाना है, हमको प्यास लग गया, पानी पीना है, मतलब एक ऐसा कर्म जो कि आप को सोच रहे हो तुरंत कर दे रहे हो विदाउट एनी नॉलेज, ये आपका टेंथ हाउस होता है। मतलब आपके हाउस से 10वां स्थान जो होता है आपका कर्म होता है। तो ये भावात भावम सिद्धांत से लगाएंगे इसको, तो हर घर अपने मतलब कि हर 10वां घर कहीं ना कहीं कर्म होता है। तो 9वां घर जो आपका प्रारब्ध कर्म होता है, जब 9वां से 10वां काउंट करेंगे तो ये हाउस आएगा, 6th हाउस। ये आपका हो गया पास्ट लाइफ की वो कर्म जो कि आपको भोगना बाकी है, संचित कर्म के रूप में आता है ये आपका संचित कर्म, ठीक है। पेंडिंग कर्मा ये 6वें घर में आता है, इसको भोग आपको करना है, या इस जन्म में कर लीजिए या उसके लिए हजारों जन्म लेना पड़े, ठीक है। तो ये बात समझ में आई ना कि लग्न से 10वां घर ये आपका कर्म होता है। तो 9वें घर में से 10वां काउंट करेंगे तो ये आपका आएगा, इस तरीके से काउंट करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, तो 6वां घर आएगा। 6वां घर ये चूंकि आपका 9वां घर प्रारब्ध कर्म है, तो भूतकाल से चला रहा है, वह कर्म जो भूतकाल से चला रहा है, लेकिन कुछ बच गया भूतकाल में, तो बच गया तो यहाँ से जब हम गिनेंगे तो 10वां स्थान 6वां घर आएगा, यहाँ पे आके सारे पेंडिंग कर्मा जमा हो गए, संचित कर्मा, ठीक है। अब इस पेंडिंग कर्मा को कैसे भोगना है, किस रूप में भोगना है, आपका चार्ट देख के तुरंत पता चल जाता है।
ठीक है। सपोज छठवां घर का क्या कारकत्व है? रोग, ऋण, शत्रु, मुकदमा, झूठे आरोप, लिटिगेशंस, सर्विसेज। ठीक है। अब 1 और 7 कॉन्सेप्ट को यहाँ इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फर्स्ट हाउस प्रॉब्लम्स, देन 7th हाउस योर सोल्यूशन। तो अगर छठवां घर में मान के चलिए कि किसी को कोई बीमारी है, रोग है, तो छठवां घर से 7वां घर क्या हुआ, गिनेंगे तो 12वां घर हुआ। ठीक है। तो 12वां घर क्या होता है? इलाज, मेडिसिन। 12वां घर किसको रिप्रेजेंट करते हैं? मेडिसिन को। ठीक है। अगर आप बीमार हो तो आपकी बीमारी का इलाज होगा कि नहीं होगा, या कब तक हो जाएगा, अगर कोई पूछेगा हमसे, तो इसकी भविष्यवाणी हम कहाँ से करेंगे? 12वें घर से करेंगे। लॉर्ड ऑफ 12th हाउस कहाँ बैठा हुआ, किस जगह पे बैठा हुआ, क्या अफ्लिक्टेड है, क्या वो गुड हाउस में बैठा हुआ है या बैड हाउस में बैठा हुआ है, उसके बेस पर प्रेडिक्शन करते हैं। आपको बीमारी होती है तो कहाँ जाते हो? हॉस्पिटल जाते हो। 12th हाउस इज योर हॉस्पिटल, इसलिए बोलते हैं हॉस्पिटल। देखिए कितना सुंदर है 1-7 कॉन्सेप्ट, मतलब हर घर से 7वां घर उसका समाधान होता है। ऋण, डेप्ट, अगर डेप्ट यहाँ पे आपका है, डेप्ट सिर्फ पैसों का नहीं होता है, जिम्मेदारियों का भी ऋण होता है। आपको जिम्मेदारी पूरा करना, वो भी ऋण है। तो रिपेमेंट ऑफ द डेप्ट कहाँ से दिखते हैं? 12th हाउस। अगर आप ऋण ग्रसित हो, हाँ, ऋण ग्रसित हो तो आपको पैसा वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये 12th हाउस से देखेंगे। या किसी से लोन लेना हो, सपोज ऋण लेना हो तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये 12th हाउस से देखेंगे। कल ही हमको एक जातक, एक हमारे करीबी पूछे कि हम यहाँ से लोन लेने जा रहे हैं प्रश्न कुंडली के माध्यम से। मैंने विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में बता दिया कि आपको पैसा नहीं मिलेगा। वो बड़े कॉन्फिडेंट थे कि नहीं मिल जाएगा, हमको सारा पेपर वर्क ये वो हो गया है। हम कहना मिलेगा आपको। पूछे क्यों? मैं बोला कि आपका जो ऋण का जो हाउस है 6th हाउस, उसका लॉर्ड जो है 8th में बैठा हुआ है। 8th हाउस हर्डल्स है, बाधा है, नहीं मिलेगी आपको पैसा, कभी भी नहीं मिलेगा। शाम को उन्होंने कंफर्म कर दिया कि नहीं मिला पैसा, ना मिलेगा। ठीक है। शत्रु, एनिमीज बहुत तरह के होते हैं। एक आपका कोई सामने से लड़ रहा हो, एक छुप करके लड़ रहा है, शत्रु। ठीक है। मुकदमा, झगड़ा, मुकदमा सब इसी से देखते हैं, छठवें घर से। मुकदमा है, अगर शनि बैठा हुआ है, अगर मार्स बैठा हुआ है इस हाउस में, छठवें घर में मंगल बैठा हुआ, मंगल क्या है? फाइटिंग प्लैनेट है, झगड़ा करता है मंगल। उसके पास इमोशन नहीं है मार्स के पास, वो ऑर्डर का फॉलो करता है, पालन करता है। तो शत्रु के घर में बैठा हुआ तो झगड़ा करवाएगा। अब मान के चले कि मंगल, मार्स प्लस राहु अगर ये बैठ जाए तो आपका एनिमी कई गुना बढ़ गए, मतलब शत्रु कई गुना बढ़ गए। बात बात पे आप लड़ाई झगड़ा करोगे। ठीक है। अब मान के चले कि मार्स और सैटर्न बैठा हुआ है, या सैटर्न ही सिर्फ बैठा हुआ है, शनि, तो शत्रु बनेंगे, लेकिन अस्थाई शत्रु बनेंगे। कैसे? कि सैटर्न इज मोस्ट स्लोएस्ट प्लैनेट। शनि एक राशि में लगभग 2.5 साल रहता है, बहुत स्लो मूव करता है। तो शनि जहाँ पे रहता है उस भाव को स्लो कर देता है। तो शत्रु के घर में बैठा हुआ था, शत्रु आपके मिलेंगे, बड़े दिन तक वो लड़ेंगे आपसे, जल्दी उनसे मतलब हार जीत का निर्णय नहीं होने वाला है। बात समझ लीजिए। अब मान के चलिए कि सैटर्न के साथ मार्स बैठ गया, तो ये कैंसर का योग बन जाता है। अब और भी चीज़ों को हम देखना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा। अब छठे घर में मान के चलो कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, सैटर्न और मार्स एक साथ बैठा हुआ है, तो छठे घर में अगर बीमारी होगी तो वह बीमारी जो कि ब्लड और हड्डियों से संबंधित हो, कि मार्स ब्लड का कारकत्व लिया हुआ है। मार्स हमारा प्लेनेट रेड है, इसलिए ब्लड का कारकत्व लिया हुआ है, और सैटर्न हड्डी है। बोन से संबंधित आपको बीमारी, ऐसी बीमारी जो कि असाध्य होगी, क्योंकि सैटर्न जो होता है वो असाध्य का कारक होता है, बीमारी का भी कारक होता है। वात जनित रोग होगा, ऐसा रोग जो वात से उत्पन्न होगा। और हड्डी की बीमारी अर्थराइटिस हो सकती है आपको, क्योंकि वात जनित बीमारी है। और ऐसी बीमारी बहुत
सीक्रेट होगी, बहुत जल्दी आपको डिटेक्ट नहीं होगी, क्योंकि 8th हाउस शनि का जो असली घर है 8th हाउस, 12th हाउस 8th हाउस, और 8th हाउस आपका हाउस ऑफ सीक्रेट है। तो ऐसी बीमारी होगी जो कि आपको पता नहीं जल्दी चलेगी, बहुत दिन के बाद इसका इलाज मिलेगा। असाध्य बीमारी भी हो सकती है। और सैटर्न मार्स एक साथ क्लोज कंजक्शन है तो आपको कैंसर भी हो सकता है, क्योंकि कैंसर भी जल्दी पता नहीं चलता है, आपको दूसरे तीसरे चौथे स्टेज में कभी कभी मालूम चलता है। ठीक है। दूसरी चीज़ की छठा घर आपके षड रिपुओं का होता है। ठीक है। षड रिपु का मतलब कि 6 बीमारी, मन की 6 बीमारी होती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, लस्ट, एंगर, ग्रीड, ईगो एक्सेट्रा। यह मन के 6 शत्रु होते हैं। अब कैसे 6 शत्रु होते हैं बताइए? इसलिए तो इसको शत्रु भाव कहा गया है। इसको 6वें घर को शत्रु भाव क्यों कहा गया है? अब ये बताइए कि आप क्रोध आपको बहुत आ रहा है, इतना क्रोध आ रहा है कि बात बात पे आप हथियार निकाल ले रहे हो, गोली मार देंगे, तो वो शत्रु आपका वो व्यक्ति थोड़ी है। आपका शत्रु कौन हुआ? क्रोध हो गया। ईर्ष्यालु हो, ईर्ष्या करके आप किसी का बिल्कुल साम्राज्य ही ध्वस्त करना चाहते हो, उसका किला ही ढाना चाह रहे हो, तो उसका किला ढा पाओगे नहीं ढा पाओगे, अपना बर्बाद जरूर करोगे। तो इसमें एक चीज़ ध्यान देना है कि ये जो 6 बीमारियां हैं जिसको षडरिपु बोलते हैं, इसका समाधान आपके 12वें घर से मिलता है, क्योंकि 12वां घर मोक्ष होता है और मेडिटेशन होता है। ठीक है। ये कैसे क्योर होगा? ये जो 6 बीमारियां हैं ये कैसे क्योर होगा? ये मेडिटेशन यानी साधना से, जो कि 12th हाउस की प्रॉपर्टी है। जब साधना करोगे तो सेल्फ रियलाइजेशन होगा। सेल्फ रियलाइजेशन ही षड रिपुओं को ख़त्म कर सकता है। सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब आपको अपने बारे में ज्ञान हो जाए। जब अपने बारे में ज्ञान होना शुरू हो जाएगा तो आप अपना खुद से गलती मान लोगे, यार हम अहंकारी हैं, क्रोधी, हमको क्रोध आ जाता है, ईर्ष्या है। जब ये सारी बीमारियों का डिटेक्शन हो जाएगा तो आप खुद अपना इलाज शुरू कर दोगे। तो इसका इलाज कहाँ से हो रहा है? मेडिटेशन से हो रहा है, धर्म से हो रहा है, पूजा पाठ से हो रहा है, भक्ति मार्ग से हो रहा है, जो कि सारा ये कारकत तो 12th हाउस का है। तो ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं ये छठा घर जो होता है इसमें पेंडिंग कर्मा का पूरा एक ढेर लगा हुआ है, जो कि आपको शत्रु, बीमारी, रोग, ऋण। अब ये छठा घर सर्विसेज का भी होता है, सेवा। अब होता ना कि आप जैसे सेवा कर रहे हो, सर्विस कर रहे हो, या कहीं कुछ धर्म का काम, सर्विसेज मतलब आप किसी को फ्री में दे रहे हो, तो काम करने के बाद आदमी थक जाता है, तो आपका एक तरह से रेस्टिंग प्लेस है ये 12th हाउस, जिसको सैया भी बोलते हैं। स्लीपिंग का हाउस क्या है? 12th हाउस। आपको आराम चाहिए ना इतना सारा काम करने के बाद। छठा घर की समस्या है, तो इसका समाधान देखिए 12th हाउस से मिल रहा है। अब ये सारे घर का समाधान उसके अगले हाउस में मिल जाता है। जैसे 2nd हाउस का समाधान मिलता है आपके कहाँ से मिलेगा? 2nd हाउस से 7वां कौन सा हुआ? 8वां घर हुआ। 2nd हाउस क्या होता है आपका फूड हैबिट्स। अच्छी फूड हैबिट्स अगर होगी तो 8th हाउस आपका सही रहेगा। 8th हाउस क्या है? बीमारी। कौन सी बीमारी? नाभि से नीचे की बीमारी, प्राइवेट पार्ट्स की बीमारी, मतलब अपान वायु, वह बीमारी जो अपान वायु से जन्म ले। आपका बर्गर, पिज़्ज़ा और जितने भी स्पाइसी फूड खाओगे 2nd हाउस आप खराब कर रहे हो। जहाँ 2nd हाउस खराब करोगे आपका 8th हाउस 100% आपको ये फलाना बीमारी होगी, ये मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। ठीक है। आप स्पाइसी फूड खाइए, देखिए आपका अपान वायु खराब होगा, मतलब आपको नाभि से नीचे की बीमारी हो सकती है, आपके लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो सकता है, प्राइवेट पार्ट में बीमारी हो सकती है। ये प्रेडिक्शन मैं करता हूँ, 100% होता सही। हर तरीके से 3rd हाउस की प्रॉब्लम्स अगर देखना है तो आपको 9th हाउस से देख सकते हो। नाउ माई क्वेश्चन इज दैट कुड बी एलिमिनेटेड और डिलीटेड दिस कर्मा। क्या इस कर्म को आप खत्म कर सकते हो? बिल्कुल।
इस पेंडिंग कर्मा पे ही आपका फ्री विल है, अदरवाइज प्रारब्ध कर्मा पर कोई फ्री विल नहीं है, कोई आपकी इच्छा काम नहीं करेगी। इस पेंडिंग कर्मा यानी संचित कर्म को आप शून्य कर सकते हो अपने साधना से, धर्म से, भक्ति से, अध्यात्म से, योग प्रक्रिया से। ये जो सारे टूल्स है इसको आप शून्य कर सकते हो, आपके पास इच्छा है, क्योंकि जब इसी को शून्य करोगे तभी तो आपका 12th हाउस में मोक्ष मिलेगा। आपका जन्म हुआ ही है मोक्ष की प्राप्ति के लिए, आपका फाइनल डेस्टिनेशन मोक्ष है। लेकिन मोक्ष से पहले भगवान ने खेल कर दिया, माया कर दिया ईश्वर ने कि ये आपके अंदर जो ये षड रिपु है ना, ईगो, प्राइड, घमंड, अहंकार, ये सबको कम करो, पहले जीरो करो। तो ये शंकराचार्य ने जो सिद्धांत अद्वैतवाद प्रतिपादित किया है कि ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्म मतलब कि हमारा वह परमात्मा, ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या है, और ब्रह्म और जीव दोनों एक हैं। तो जीव और ब्रह्म दोनों एक हैं, तो फिर इतना लंबा समय अंतराल 84 लाख यूनिया जन्म लेने की क्या ज़रूरत है? जब एक ही हैं, हमको जब एक होना है, उस ब्रह्म में जब जीव को विलीन हो जाना है, तो इतना तामझाम क्यों? तामझाम इसलिए कि आपके अंदर जो घमंड, अहंकार, ईर्ष्या है वो जाए। आपको कोई कहेगा कि आप अहंकारी हो तो आप मानोगे? 10 जूता मारो उसको। आपको कोई कहेगा क्रोधी हो तो आप वो व्यक्ति मानेगा? रावण मान लिया था। रावण के सामने लड़ने वाले वो साक्षात ब्राह्मण नायक विष्णु थे। रावण के खानदान के सभी लोग इस बात को एक्सेप्ट कर लिए कि साक्षात नारायण है ये तो। लेकिन रावण को अहंकार था, घमंड था, उसको मद था कि ना हम नहीं कम हैं। तो जब ये कम हो गया, शून्य हो गया, तब तो आप पहचान लिए कि हाँ वो हमारे ब्रह्मांड नायक हैं, विष्णु हैं। तब तो आप ब्रह्म और जीव एक हो गया, मोक्ष मिल गया। तो वही फिलॉसफी को यहाँ अप्लाई करते हैं अद्वैतवाद कि भाई ब्रह्म और जीव एक कैसे हैं? जब इस पूरे पेंडिंग कर्मा को आपने शून्य कर लिया, यानी कि छठे घर को आपने शून्य कर लिया, तो आपका 12th हाउस में आपको जाकर के वहाँ पे क्या मिलेगा? मोक्ष, लिबरेशन, साल्वेशन। ठीक है। तो इसी को कम करने के लिए बहुत लोग साधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन कुछ लोग घमंडी अहंकारी होते हैं, नहीं करते हैं। तो इसको कम करने के लिए, पेंडिंग कर्मा को कम करने के लिए बहुत सारे प्रैक्टिसेस चाहिए। आपको खान पान शुद्ध होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, आचार व्यवहार सही होना चाहिए, आप दृष्टिकोण आपके अच्छे होने चाहिए, आप पूजा पाठ में मन लगाइए। तो ये इतने सारे काम करेंगे, उतनी मुसीबतों से आप बचेंगे। और यहीं पर रेमेडी काम करता है, उपाय जो होता है काम करता है, लेकिन वो भी उपाय जो है उस समस्या के अनुसार ही होनी चाहिए। ऐसे लकीर का फकीर नहीं कि कुछ भी बता दो। तो मेरे ख्याल से ये इसका जवाब शायद मिल गया होगा। मतलब मैंने जो अभी तक इसको बताया, ये पूरा एक तरह से विश्लेषण है कि कैसे हम चार्ट को देखते हैं। ठीक है, क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। सो ऑल थिंग फॉर टुडे। कैसा लगा आज का सेशन? अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा, और किसी विषय पे स्पेशली अगर आप वीडियो आपको चाहिए, कोई प्रश्न हो, क्वेरी हो, तो आप करिए, उस पर हो सकता है कि मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूं। थैंक यू, नमस्कार।